क्या कभी सोचा है कि सिर्फ हुनर या टैलेंट ही कामयाबी के लिए काफी है, या कोई ऐसी चीज भी है जो शायद दिखती नहीं पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है रवैया, जिसे हम नजरिया या एटीट्यूड भी कहते हैं। हाँ, वो अनदेखी शक्ति जो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर मतलब हमारे साथ चलती है। हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हम रोज कैसा महसूस करते हैं, सब पर इसका असर पड़ता है। और इस गहरी गुत्थी को समझने के लिए हम जॉन सी मैक्सवेल की किताब एटीट्यूड 101 के कुछ खास विचारों पर गौर करेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि ये नजरिया आखिर है क्या चीज, ये हम पर और हमारे आसपास के लोगों पर कैसे असर डालता है। और ये बनता कैसे है, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसे बदल सकते हैं? तो ये उन सभी के लिए जो कम समय में किसी टॉपिक की तह तक जाना चाहते हैं, ठोस जानकारी चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रवैये के असर से। आखिर क्यों माना जाता है इसे इतना पावरफुल? हाँ, इसका असर वाकई बहुत गहरा होता है। मैक्सवेल अपनी किताब में हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। टीम थी जबरदस्त, मतलब टैलेंट की कोई कमी ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि सब मानकर चल रहे थे कि स्टेट चैंपियनशिप तो पक्की है। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अरे, इतनी अच्छी टीम, फिर क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ थी खिलाड़ियों के बीच का रवैया। टीम में ना साफ साफ दो ग्रुप बन गए थे, जूनियर्स और सीनियर्स। ओ अच्छा। मैदान पर एक दूसरे को पास देने में भी कतराते थे। प्रैक्टिस तो जैसे टीम की होती नहीं थी, वो तो जूनियर बनाम सीनियर का मैच लगता था। तो नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा? बुरी तरह हारे। मतलब अपनी असली काबिलियत के आसपास भी नहीं पहुंच पाए, सिर्फ खराब रवैये की वजह से। ये कहानी तो बहुत कुछ साफ कर देती है। सिर्फ टैलेंट होना या काबिल होना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रवैया उस टीम का एक तरह से छुपा हुआ खिलाड़ी होता है, बहुत ताकतवर खिलाड़ी। हाँ। इसे हम एक आसान से फॉर्मूले में देख सकते हैं। योग्यता मतलब टैलेंट प्लस रवैया यानी एटीट्यूड इक्वल्स टू परिणाम। अच्छा, योग्यता प्लस रवैया इक्वल्स टू परिणाम। मतलब अगर योग्यता टॉप की है पर रवैया एकदम खराब, तो नतीजा एक कमजोर टीम। और अगर योग्यता ठीक ठाक भी हो पर रवैया एकदम बढ़िया हो तो भी टीम बहुत आगे जा सकती है। और सोचिए, जब योग्यता और रवैया दोनों ही शानदार हों। तब तो कमाल ही हो जाएगा, एक महान टीम बनेगी। बिल्कुल। डेनिस व्हीटली ने यही कहा है, जीतने वाले का असली राज काबिलियत नहीं, रवैया होता है। और मैक्सवेल ना रवैये के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां बताते हैं जिन्हें वो स्वयं सिद्ध कहते हैं। मतलब ऐसी बातें जो लगभग हमेशा सच निकलती हैं। अच्छा, जैसे कि? पहली तो ये कि रवैया टीम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये तो हमने बास्केटबॉल वाली कहानी में देख ही लिया। दूसरा, रवैया संक्रामक होता है, फैलता है, अच्छा भी और बुरा भी। हाँ, ये तो है। तीसरा, इसे पहचानना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर की चीज है ना, सब्जेक्टिव है। ये दिखाता है कि कोई अंदर से क्या सोच रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, जो फिर उसके बर्ताव में दिखता है। अच्छा। और चौथी बात, अगर इसे अनदेखा किया, नजरअंदाज किया, तो ये सब कुछ बिगाड़ सकता है। शायद थॉमस जेफरसन ने इसीलिए कहा था कि सही रवैये वाले इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और गलत रवैये वाले इंसान की दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, सुना है ये। बिल्कुल। आपने कहा रवैया अंदर की चीज है और हमारे देखने का तरीका बदल देता है। इसका कोई मजेदार उदाहरण है किताब में? हाँ, वो लिम्बर्गर चीज वाली कहानी बड़ी मजेदार है। हाँ हाँ, बताइए ना। कुछ शरारती बच्चे क्या करते हैं, अपने सोए हुए दादाजी की मूंछों पर थोड़ी सी बदबूदार लिम्बर्गर चीज लगा देते हैं। ओह। दादाजी जागते हैं, नाक सिकोड़ते हैं, कहते हैं, अरे इस कमरे में अजीब सी बदबू है। वो उठकर किचन में जाते हैं, वहां भी वही बदबू। अरे यहां भी बदबू है। हाँ हाँ। परेशान होकर वो घर से बाहर निकलते हैं ताजी हवा के लिए, गहरी सांस लेते हैं और चिल्लाते हैं, हे भगवान, पूरी दुनिया ही बदबूदार हो गई है। मतलब बदबू उनकी मूंछों पर थी और उन्हें लगा पूरी दुनिया में है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारा अंदरूनी नजरिया, जो यहां वो चीज थी, पूरी बाहरी दुनिया को देखने का हमारा अनुभव बदल देता है। यही पहला स्वयं सिद्ध है। हमारा रवैया जीवन के प्रति हमारे नजरिए को तय करता है। वाह। और ये नजरिया सिर्फ दुनिया को देखने तक ही सीमित नहीं रहता, है ना? हमारे रिश्तों पर भी इसका गहरा असर होता है। मैंने कहीं पढ़ा था, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक आंकड़ा, हाँ।
कि करियर में कामयाबी में 87.5% हाथ लोगों से डील करने के हमारी काबिलियत का होता है और सिर्फ 12.5% हमारी नॉलेज या टेक्निकल स्किल का। बिल्कुल सही। ये दूसरा स्वयं सिद्ध है। हमारा रवैया लोगों के साथ हमारे रिश्तों को तय करता है। अच्छा। और क्योंकि हमारी जिंदगी और हमारी सफलता काफी हद तक दूसरों के साथ हमारे रिश्तों पर ही टिकी होती है, तो रवैया यहाँ भी बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये तो है। आप अक्सर देखेंगे प्रमोशन उसी को मिलता है जिसका रवैया पॉजिटिव होता है, जो टीम के साथ मिलकर चलता है, भले ही तकनीकी रूप से कोई और थोड़ा ज्यादा काबिल क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि अच्छे रवैये वाले लोग टीम में एक अच्छा माहौल बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। रवैये का एक और पहलू जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था कि ये किसी भी काम की शुरुआत में ही उसके नतीजे पर कैसे असर डाल सकता है। वो जूते बेचने वाले सेल्समैन वाली कहानी। हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। बताइए ना जरा। एक कंपनी 2 सेल्समैन को जूते बेचने की गुंजाइश देखने के लिए एक दूर दराज के द्वीप पर भेजती है। पहला सेल्समैन पहुंचता है, देखता है कि अरे यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं। वो फौरन अपने ऑफिस तार भेजता है, कल वापस आ रहा हूँ, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, कोई चांस ही नहीं है बिक्री का। और दूसरा वाला, उसका क्या हुआ? दूसरा सेल्समैन भी वही देखता है, कोई जूते नहीं पहने, लेकिन उसका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। अच्छा। वो एकदम उत्साहित होकर तार भेजता है, जबरदस्त मौका, तुरंत 10,000 जोड़ी जूते भेजो, यहाँ हर किसी को जूतों की जरूरत है। अरे वाह, एक ही चीज, दो बिल्कुल अलग नजरिए। हाँ, ये कहानी चौथे स्वयं सिद्ध को दिखाती है। किसी भी काम की शुरुआत में हमारा रवैया उसके फाइनल रिजल्ट को बहुत हद तक तय कर देता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो कमाल का फर्क है। आपने 3 स्वयं सिद्ध बताए थे, चौथा ये हो गया, कोई और भी है? हाँ, एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण स्वयं सिद्ध है। अक्सर हमारा रवैया ही सफलता और असफलता के बीच का फर्क साबित होता है। अच्छा, कैसे? कई बार ऐसा होता है कि 2 लोगों या 2 टीमों में काबिलियत का लेवल लगभग बराबर होता है, लेकिन जिसका रवैया ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा पॉजिटिव होता है, वो आगे निकल जाता है। हाँ, ये बात तो है। गोल्डा मीर ने एक बार इजराइल के बारे में कहा था ना कि उनके पास न तेल है न कोई खास नेचुरल रिसोर्स। उनके पास अगर कुछ है तो वो है अपने लोगों का जज्बा, उनकी स्पिरिट, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आजकल लोग आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात बहुत करते हैं, पर लेखक कहते हैं कि शायद एक्यू यानी एटीट्यूड क्वोशेंट उससे भी ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, EQ। हाँ, मतलब रवैये का लेवल। आपकी बुद्धि आपको कहाँ तक ले जा सकती है, ये अक्सर आपका रवैया तय करता है। और एक 5वां स्वयं सिद्ध भी था शायद, मुश्किलों से जुड़ा हुआ। हाँ, 5वां कहता है कि हमारा रवैया हमारी मुश्किलों को, हमारी प्रॉब्लम्स को आशीर्वाद या मौके में बदल सकता है। ये कैसे? देखिए, पतंग हमेशा हवा के खिलाफ ही ऊपर उठती है, हवा के साथ बहकर नहीं। बात तो सही है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। नेपोलियन बोनापार्ट का कद छोटा था, अब्राहम लिंकन गरीबी में पले बड़े, कई चुनाव हारे, बीथोवन बहरे होने के बाद भी महान संगीत बनाते रहे। इन सब ने भयानक मुश्किलें झेली। हाँ। लेकिन उनके असाधारण रवैये ने उन मुश्किलों को सीढ़ियों में बदल दिया। ये समझना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही। हमारा रवैया तय करेगा कि हम उनसे सीखते हैं या टूट जाते हैं। बिल्कुल, ये सीधे सीधे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की क्वालिटी को तय करता है। सही कहा। तो ये तो एकदम साफ हो गया कि रवैया कितना ज्यादा जरूरी है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये बंदा कैसे है? मतलब क्या हम एक खास रवैये के साथ ही पैदा होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जन्म से ही फिक्स हो जाता है। मैक्सवेल समझाते हैं कि हाँ, कुछ हद तक हमारा बेसिक नेचर, हमारी पर्सनैलिटी इसमें रोल निभाती है। कोई पैदाइशी ज्यादा आशावादी हो सकता है, कोई थोड़ा निराशावादी। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में कई दूसरे बाहरी और अंदरूनी फैक्टर्स हैं जो हमारे रवैये को बनाने में, उसे शेप देने में कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जरा बताएंगे? हाँ, इसमें कई चीजें आती हैं। सबसे पहले तो हमारा माहौल यानी एनवायरमेंट। हम किस तरह के घर में, समाज में, कल्चर में बड़े होते हैं। फिर आते हैं बचपन में सुने हुए शब्द यानी वर्ड एक्सप्रेशन। हमारे माँ बाप, टीचर, दोस्त हमसे क्या कहते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ओह, ये तो बहुत असर डालते होंगे। बिल्कुल। फिर है बड़ों से मिलने वाली स्वीकृति और तारीफ, अडल्ट एक्सेप्टेंस, अफर्मेशन। क्या हमें बचपन में ये महसूस कराया गया कि हम इंपॉर्टेंट हैं, हमें प्यार किया जाता है। फिर हमारी अपनी सेल्फ इमेज यानी हम खुद को किस नजर से देखते हैं। नए अनुभव, एक्सपोजर टू न्यू एक्सपीरियंसेस। क्या हम नई चीजें सीखते हैं, नई जगहों पर जाते हैं। हमारे साथी, हमारे दोस्त, एसोसिएशन विद पीयर्स, हम किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। हाँ, सौविती का असर तो होता ही है।
हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी कुछ हद तक असर डाल सकती है। और आखिर में जिंदगी के बड़े मोड़ जैसे शादी, परिवार, कोई खास नौकरी मिलना या छूटना, ये सब हमारे नजरिए को बदल सकते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स तो वाकई बहुत गहरे लगते हैं, जैसे माहौल का असर। मैक्सवेल ने बताया था ना कि कैसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने जब बच्चे गोद लिए, हाँ, तो उन्होंने देखा कि प्यार और एक पॉजिटिव माहौल मिलने पर उन बच्चों में कितना बदलाव आया, जो शायद मुश्किल हालात से आए थे। हमारा शुरुआती माहौल तो हमारी पूरी बिलीफ सिस्टम की नींव रख देता है ना। हाँ, ये बिल्कुल सच है। बचपन का माहौल, घर, स्कूल, आस पड़ोस, अनजाने में ही हमारे दिमाग में ये भर देता है कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे होते हैं और हम खुद क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। यही बिलीफ सिस्टम हमारे रवैये की जड़ बनता है। चाहे वो मान्यताएं सही हो या गलत, हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, हमारा रवैया काफी हद तक उन्हीं पर टिका होता है। और वो सुने हुए शब्दों का असर, वो कहावत है ना, छड़ी और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं पर शब्द मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। मैक्सवेल कहते हैं बिल्कुल झूठ है। हाँ, ये बात तो बहुत गहरी है। बचपन में कही गई कोई कड़वी बात, कोई ताना सालों तक हमारे अंदर रह सकता है और हमारी सेल्फ इमेज को खराब कर सकता है। उन्होंने वो रीडिंग सर्कल वाली कहानी बताई थी ना। हाँ, वो फोटोग्राफी वाली। हाँ, जहां एक बच्चे ने क्लास में फोटोग्राफी शब्द गलत पढ़ दिया और पूरी क्लास उस पर हंस पड़ी थी। उस बच्चे को वो घटना 40 साल बाद भी याद थी और पढ़ने को लेकर उसके मन में एक डर बैठ गया था। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, वो घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी लगा सकते हैं। और उतनी ही ताकतवर होती है बड़ों की स्वीकृति, उनका प्यार। हाँ, मैक्सवेल अपनी संडे स्कूल टीचर केटी का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि केटी शायद बहुत ज्ञानी टीचर नहीं थी, पर वो हर बच्चे को इतना प्यार और अपनापन देती थी कि हर बच्चे को महसूस होता था कि वो खास है, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बच्चों को शायद ये याद न रहे कि केटी ने क्या पढ़ाया, पर उन्हें ये हमेशा याद रहा कि केटी ने उन्हें कैसा महसूस कराया। वो मशहूर बात है ना, लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि वो ये ना जान लें कि आप कितनी परवाह करते हैं। केटी इसका जीता जागता सबूत थी। निश्चित रूप से। तो ये सारे फैक्टर्स, माहौल, शब्द, स्वीकृति या अस्वीकृति, ये सब मिलकर हमारी सेल्फ इमेज को बनाते हैं। यानी हम खुद को अंदर से कैसा देखते हैं। हाँ, अपनी कीमत क्या लगाते हैं। और मैक्सवेल एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, हम लगातार उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते जो हमारे खुद के नजरिए से मेल ना खाता हो। मतलब अगर हम अंदर से खुद को काबिल नहीं मानते तो बाहर भी हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। हमारी सेल्फ इमेज एक तरह से हमारे परफॉर्मेंस की लिमिट तय कर देती है। और हाँ, संगति का असर भी तो आपने बताया था। हम जिनके साथ रहते हैं उनका रवैया भी हम पर असर डालता है। हाँ बिल्कुल, वो बेसबॉल मैनेजर केसी स्टंगल की सलाह याद है? हाँ, कि अगर टीम हुए कुछ खिलाड़ियों का रवैया नेगेटिव है तो उन्हें हमेशा एक साथ रखो, ताकि उनका बुरा असर बाकी टीम पर न फैले। हाँ, ये बात भी काफी हद तक सही है। हमारी संगति हमारे नजरिए को प्रभावित करती है। तो कुल मिलाकर हमारा रवैया कोई रातों रात या अकेले में नहीं बनता। ये हमारी पूरी जिंदगी के अनुभवों, रिश्तों, माहौल और हमारी अपनी सोच का मिला जुला नतीजा होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। हमने समझा कि रवैया क्या है, इसका असर कितना गहरा है और ये किन चीजों से बनता है। लेकिन अब वो सबसे बड़ा और शायद सबसे उम्मीद जगाने वाला सवाल, क्या इसे बदला जा सकता है? अगर किसी का रवैया नेगेटिव बन गया है या वो अपने नजरिए से खुश नहीं है, तो क्या वो इसे बदल सकता है? और इसका जवाब है एक जोरदार हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। सच में? हाँ, ये शायद इस पूरी बातचीत की सबसे अहम बात है। मैक्सवेल ने इसे समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, वो कनाडा की कीचड़ भरी कच्ची सड़कों का। हाँ, वो रट वाला उदाहरण। हाँ, वो बताते हैं कि बरसात के बाद ये सड़कें इतनी कीचड़ वाली हो जाती हैं कि गाड़ियों के पहियों से ना गहरी लीक या गड्ढे बन जाते हैं। और एक बार गाड़ी का पहिया किसी लीक में फंस गया तो ड्राइवर चाहे स्टीयरिंग कितना भी घुमाए, गाड़ी कई किलोमीटर तक उसी लीक में चलती रहती है। लगता है जैसे बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन हम इंसान हैं, गाड़ी नहीं। हाँ, हम किसी एक लीक में, किसी एक आदत में, सोचने के किसी एक तरीके में हमेशा के लिए फंसे रहने को मजबूर नहीं है। अच्छा, हमारे पास चुनने की ताकत है। हम अपनी लीक बदल सकते हैं और इस बदलाव की असली चाबी है इच्छा शक्ति और चुनाव, चॉइस। इच्छा शक्ति और चुनाव। हाँ, हमें ये तय करना होगा, ये चुनना होगा कि हम बदलना चाहते हैं। मैक्सवेल बदलाव लाने के लिए 8 मुख्य विकल्प या चुनाव बताते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। 8 विकल्प? तो अगर कोई सच में अपने रवैये को बदलना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करे? क्या तरीके हैं? सबसे पहला और बुनियादी कदम है अपने मौजूदा रवैये का ईमानदारी से मूल्यांकन करना।
इवैल्यूएट योर प्रेजेंट एटीट्यूड। मतलब खुद को आईने में देखना। हाँ, एक तरह से हमें रुक कर सोचना होगा, पहचानना होगा कि हमारी कौन सी भावनाएं, कौन सा व्यवहार, सोचने का कौन सा तरीका हमारे लिए या दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन रहा है। अपनी कमियों को, अपने नेगेटिव पैटर्न को मानना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये शायद सबसे मुश्किल कदम होता होगा, खुद का सामना करना। मुश्किल जरूर है, पर इसके बिना बदलाव मुमकिन नहीं। इसके बाद एक और जरूरी चुनाव आता है, जो है चौथा विकल्प, बदलने की सच्ची इच्छा रखना। हैव द डिजायर टू चेंज। सिर्फ जानना काफी नहीं, इच्छा भी होनी चाहिए। बिल्कुल, अंदर से एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए। मैक्सवेल वो मेंढक वाली कहानी सुनाते हैं। हाँ, कौन सी? एक मेंढक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। बाकी मेंढक उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं निकल पाता। सब हार मान लेते हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा ट्रक तेजी से उस गड्ढे की तरफ आता दिखता है। ओह, ये देखते ही वो फंसा हुआ मेंढक एक जोर की छलांग लगाता है और गड्ढे से बाहर कूद जाता है। अरे वाह! मतलब जरूरत पड़ने पर इच्छा अपने आप आ गई, जान बचाने की इच्छा। हाँ, कई बार जरूरत या कोई बहुत मजबूत कारण हमें बदलने पर मजबूर कर लेता है। ये इच्छा प्यार से भी आ सकती है, जैसे वो 78 साल की महिला की कहानी है। हाँ हाँ, जिसने 50 साल पुरानी स्मोकिंग की आदत छोड़ दी। हाँ, क्योंकि उसके प्रेमी ने शादी के लिए यही शर्त रखी थी। जब इच्छा मजबूत होती है तो बदलाव मुमकिन हो जाता है। जरूरत और इच्छा वाकई बहुत ताकतवर हैं। और कौन से तरीके हैं? एक और बहुत पावरफुल तरीका है छठा विकल्प, अपनी सोच के पैटर्न बदलना। चेंज योर थॉट पैटर्न्स। सोच के पैटर्न। हाँ, हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और हमारी भावनाएं हमारे कामों को दिशा देती हैं। मतलब थॉट, फीलिंग्स, एक्शंस, ये एक चेन है। अच्छा, तो अगर हम अपनी नेगेटिव सोच को पकड़ना सीख लें और उसे जानबूझकर पॉजिटिव सोच से बदलना शुरू करें, तो हम अपनी भावनाओं को और फिर अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब विचारों को बदलकर भावनाओं को बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। बाइबल में फिलिपियो 4:8 में भी कुछ ऐसी ही बात कही गई है कि उन बातों पर ध्यान लगाओ जो सच्ची हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, अच्छी हैं। मतलब पॉजिटिव विचारों को चुनना एक कॉन्शियस एफर्ट है। और आदतों के बारे में क्या? क्या रवैया भी एक आदत है? हाँ, बिल्कुल। ये है सातवां विकल्प, अच्छी आदतें विकसित करना। डेवलप गुड हैबिट्स। अच्छा, रवैया असल में सोचने और महसूस करने की एक आदत ही तो है। और जैसे कोई भी आदत बनती है बार बार दोहराने से, वैसे ही इसे बदला भी जा सकता है। तो नई आदतें बनानी होंगे। हाँ, हमें अपनी पुरानी नेगेटिव आदतों को पहचानना होगा, फिर उनकी जगह नई पॉजिटिव आदतें चुननी होंगी। जैसे मान लीजिए शिकायत करने की आदत है, तो उसकी जगह शुक्रगुजार होने की आदत डालनी होगी। और फिर रोज जानबूझकर उन नई आदतों पर अमल करना होगा। धीरे धीरे ये नई आदतें पुरानी की जगह ले लेंगी। मैक्सवेल ने शायद कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए थे, जैसे अपनी भाषा बदलना। हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कर सकता हूँ या कोशिश करूंगा कहना। समस्या की जगह चुनौती शब्द इस्तेमाल करना। हाँ, ये छोटे छोटे बदलाव भी हमारी सोच को पॉजिटिव दिशा देने में बहुत मदद करते हैं। हमारी भाषा हमारे विचारों को शेप देती है और हमारे विचार हमारी हकीकत को। और किताब में शायद दो और बातें थीं। एक तो ये कि बदलाव के लिए एक बार में एक दिन पर ध्यान देना, लिव वन डे एट अ टाइम। सही कहा, ये पांचवां विकल्प है। अक्सर हम या तो गुजरे हुए कल के बोझ में दबे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। हाँ, ये तो होता है। रवैया बदलने के लिए जरूरी है कि हम आज पर फोकस करें। आज के दिन अपना बेस्ट एटीट्यूड अपनाने की कोशिश करें। कल की चिंता कल पर छोड़ दें। और आखिरी विकल्प? आखिरी आठवां विकल्प है लगातार सही रवैया चुनते रहना। कंटिन्यूली चूज टू हैव अ राइट एटीट्यूड। ये कोई एक बार का काम नहीं है कि आज रवैया बदल लिया और बस हो गया। अच्छा, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया हाँ, है। इसमें हमें रोज हर सिचुएशन में जानबूझकर पॉजिटिव और सही रवैया चुनने की कोशिश करते रहनी होती है। इसमें लगातार ध्यान रखना पड़ता है, मेहनत लगती है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो रवैया हमारी जिंदगी, हमारी कामयाबी, हमारे रिश्तों, हमारे टीमों पर, मतलब हर चीज पर बहुत गहरा असर डालता है। हाँ, ये हमारे नेचर, माहौल, सुने हुए शब्दों, बड़ों की मंजूरी, हमारी सेल्फ इमेज, हमारे तजुर्बों और हमारी संगति जैसे कई फैक्टर से मिलकर बनता है। लेकिन सबसे जरूरी और उम्मीद जगाने वाली बात यह है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, इसे बदला जा सकता है। ये हमारे कंट्रोल में है। ये एक चुनाव है जिसे हम हर दिन, हर पल कर सकते हैं। जरूरत है तो बस सच्ची इच्छा की, जागरूकता की और लगातार कोशिश करते रहने की।
ये वाकई एक बहुत ताकतवर और आज़ादी देने वाला विचार है कि हम अपने नज़रिए के मालिक खुद बन सकते हैं। और इसी बदलाव की ताकत को देखते हुए एक और दिलचस्प सवाल उठता है जो किताब के अध्याय 5 से जुड़ा है। मैक्सवेल वहां पूछते हैं, क्या मुश्किलें, बाधाएं या एडवर्सिटी, क्या वो असल में हमारे रवैये को कमजोर करने की बजाय उसे बढ़ावा दे सकती हैं? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। आमतौर पर तो मुश्किलें हमारा हौसला तोड़ देती हैं, रवैया बिगाड़ देती हैं। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अपना नजरिया बदल सकें, अगर हमारा रवैया फ्लेक्सिबल हो, सीखने वाला हो, तो क्या वही मुश्किलें और नाकामयाबियां हमें हार मानने पर मजबूर करने की बजाय हमें मजबूत बनाने, कुछ नया सिखाने, ज्यादा सहनशील बनाने या ज्यादा क्रिएटिव बनाने का मौका नहीं बन सकती? अच्छा, मतलब मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखना। हाँ, क्या प्रतिकूलता अगर सही रवैये के साथ उसका सामना किया जाए तो हमारे कैरेक्टर को निखारने और हमें आगे बढ़ाने का एक जरिया नहीं बन सकती? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, ये सोचने का एक नया नजरिया है कि कैसे हम मुश्किलों को अपनी तरक्की का ईंधन बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें अपनी राह का रोड़ा समझें। हाँ, तो आज के इस बातचीत के बाद शायद सुनने वालों के लिए सोचने का मुख्य बिंदु यही है, वो अपने रवैये के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उसमें कोई ऐसा पहलू है जिसे वो बदलना चाहेंगे, और क्या वो जिंदगी में आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों को एक नए, ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखने के लिए तैयार है।